कटी है उम्र किसी आबदोज कश्ती में, सफर तमाम हुआ और कुछ नहीं देखा। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। देश में जब से मोदी जी की सत्ता केंद्र में स्थापित हुई है, यानी पिछले 8 सालों से जब से बीजेपी की सरकार बनी है, तब से 6 ऋतुओं वाले इस देश में एक स्थायी मौसम चुनाव का भी हो गया है। यानी सर्दी, गर्मी, बरसात, ये मौसम बदलते रहे, लेकिन चुनाव का मौसम हमेशा ही बना रहता है इस देश में। ऐसा नहीं है कि पहले चुनाव कभी नहीं हुआ करते थे। पहले भी आम चुनावों के साथ साथ कभी विधानसभा, कभी विधान परिषद, कभी राष्ट्रपति चुनाव, तो कभी पंचायत चुनाव, तो कभी नगरीय निकायों के चुनाव होते ही रहते थे। लेकिन इन चुनावों में केंद्र सरकार की या प्रधानमंत्री और पूरी कैबिनेट की इस तरह भागीदारी नहीं होती थी जैसी अब हो रही है। अभी तो आलम यह है दोस्तों कि चुनाव चाहे पंचायत का हो या उपचुनाव हो या विधान परिषद का चुनाव हो, हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उनका कोई सिपहसालार पहुंच जाता है ताकि जीत भाजपा को मिले। इसीलिए अगर यह कहा जाए कि देश में 12 महीने चुनाव का मौसम रहता है तो कुछ भी गलत नहीं है। वैसे लोकतंत्र में तो यह भी गलत नहीं है कि कोई राजनेता चुनावों में सक्रिय हिस्सेदारी करे, मगर चुनावों में सक्रियता का यह मतलब तो नहीं है कि आप जीत के लिए सारी तिकड़में आजमाएं। मगर बीजेपी पर यह आरोप लगता है कि वो सत्ता हासिल करने के लिए साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल करती है। और अजीब संयोग है कि जब चुनाव चल रहे होते हैं या नजदीक होते हैं, तब देश में ऐसी कोई घटना घटती है जिससे किसी न किसी किस्म का तनाव या डर या नफरत का माहौल बनता है, और फिर इनके नाम पर राष्ट्रवाद की भावना को बीजेपी भुनाती है और उसका फायदा भी उठाती है। चाहे 2002 में अक्षरधाम मंदिर पर हुआ आतंकी हमला हुआ हो, या 2019 में पुलवामा का हमला, या सीमा पर चीन के साथ हिंसक संघर्ष, इन सब का किसी न किसी तरह से चुनावी फायदा बीजेपी को मिला। अब 5 राज्यों में चुनाव खत्म हो गए हैं और अब गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव की तैयारी हो रही है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में भी चुनाव की खबरें आ रही हैं, क्योंकि परिसीमन आयोग अपना काम, परिसीमन का काम जो है वो कर चुका है। अगले चुनावों के पहले भी देश में द कश्मीर फाइल्स नाम की फिल्म से राजनीति में हलचल मच चुकी है। अब फिल्म है तो उसमें कुछ सच्ची और कुछ मनगढ़ंत बातें दिखाने की छूट भी है, लेकिन क्या सरकार को इतनी छूट मिलनी चाहिए कि वो फिल्म के नाम पर देश में विभाजनकारी ताकतों को बढ़ावा दे? इतिहास के जानकार और फिल्म के समीक्षक अपने अपने नजरियों से फिल्म की समीक्षा कर रहे हैं, मगर इस बीच मोदी सरकार जिस तरह फिल्म को प्रमोट कर रही है, उस पर भी सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये सब अगले चुनावों में फायदे के लिए है। तो दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि क्या बीजेपी नफरत की राजनीति करती है, क्यों सरकार का ध्यान लोगों की जरूरतों पर न होकर केवल चुनाव जीतने में होता है, और यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस देश में विपक्ष के लिए कोई जगह बीजेपी छोड़ रही है या नहीं, या केवल अपनी बी टीमें खड़ी कर रही हैं ताकि सत्ता उसके पास बनी रहे। आखिर क्या है बीजेपी का सच, इसकी पड़ताल करेंगे। लेकिन उसके पहले एक ट्वीट देखते हैं जो बीजेपी की पोल खोलता है। इस ट्वीट में लिखा है, मैंने पार्टी छोड़ने का फैसला नफरत और विभाजनकारी राजनीति यानी भाजपा में किए जाने के कारण लिया था। मैं इस तरह की राजनीति से और जुड़ा नहीं रह सकता था। तो यह ट्वीट है बाबुल सुप्रियो का। आप जानते ही हैं कि बीजेपी पर हर आए दिन कोई ना कोई आरोप लगते ही रहते हैं। इस बार बीजेपी पर आरोप लगा है नफरत की राजनीति करने का, और यह आरोप किसी ऐरे गहरे ने नहीं लगाया है, बल्कि उस व्यक्ति ने लगाया है जो न केवल बीजेपी का सांसद था बल्कि मोदी सरकार में मंत्री भी था। जी हां, मोदी सरकार में मंत्री रहे बाबुल सुप्रियो ने कहा है कि भाजपा नफरत की राजनीति करती है, इसलिए उन्होंने यह पार्टी छोड़ दी है। दरअसल बाबुल सुप्रियो पर दल बदलने को लेकर सोशल मीडिया में सवाल उठाए जा रहे थे, जिस पर इस ट्वीट के जरिए उन्होंने जवाब दिया है। बाबुल सुप्रियो ने यह भी कहा है कि आसनसोल के लोग जानते हैं कि मैंने कभी भी बंगाल में सांप्रदायिक और संकीर्ण मानसिकता वाली 70 और 30 या 80 और 20 जैसी राजनीति का सहारा नहीं लिया, और न ही कभी ऐसा करूंगा। आपको बता दूं कि पिछले साल सितंबर में बाबुल सुप्रियो बीजेपी छोड़कर ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी में आ गए थे, और अब बाबुल सुप्रियो पश्चिम बंगाल की बालीगंज विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। ये चुनाव अगले महीने की 12 तारीख को यानी 12 अप्रैल को होंगे, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी का घेराव शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल में बार बार चुनाव हार रही बीजेपी को क्या उपचुनावों में भी हार मिलेगी, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन उससे पहले नफरत का जो आरोप बीजेपी पर लगा है, उससे निपटना इस वक्त बीजेपी के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी के पूर्व सांसद ने यह आरोप लगाया है, वहीं एनडीए की सहयोगी पार्टी के मुखिया ने भी ऐसा ही बड़ा आरोप लगाया है, और यह आरोप एक फिल्म को लेकर है।
इन दिनों कश्मीर फाइल्स फिल्म की चर्चा चल रही है। इस फिल्म में कश्मीरी पंडितों के पलायन को दिखाया गया है और दावा किया जा रहा है कि इस फिल्म में कश्मीरी पंडितों से जुड़ा हर सच दिखाया गया है। ये फिल्म कई राज्यों में टैक्स फ्री कर दी गई है। बिहार की नीतीश सरकार ने भी इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है, लेकिन बिहार में सत्ताधारी एनडीए की सहयोगी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने फिल्म को एक अलग ही एंगल दे दिया है। मांझी ने इस फिल्म को आतंकियों की गहरी साजिश करार दिया है। उन्होंने इसके आतंकी कनेक्शन की जांच करने को कहा है। एक ट्वीट में जीतन राम मांझी ने कहा है कि द कश्मीर फाइल्स आतंकवादियों की एक गहरी साजिश भी हो सकती है, जिसे दिखाकर आतंकी संगठन कश्मीरी ब्राह्मण में खौफ एवं डर का माहौल बना रहे हैं, ताकि डर से कश्मीरी ब्राह्मण पुनः कश्मीर न जा पाएं। द कश्मीर फाइल्स फिल्म यूनिट सदस्यों के आतंकी कनेक्शन की जांच होनी चाहिए। अपने ट्वीट के साथ उन्होंने अभिनेता अनुपम खेर को भी टैग किया है। जीतन राम मांझी के इस ट्वीट से बिहार में फिर से बीजेपी और नीतीश कुमार के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है, क्योंकि मांझी के इस ट्वीट से सियासी बवाल मचना तय है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब जीतन राम मांझी ने इस तरह की कोई विवादित टिप्पणी की हो। वो पहले भी अपने विवादों में पड़ चुके हैं, लेकिन द कश्मीर फाइल्स को लेकर उनकी तीखी टिप्पणियां नई हलचल पैदा कर रही हैं। इस फिल्म को लेकर इससे पहले उन्होंने एक और ट्वीट किया था। मांझी ने लिखा था, हम उस समाज में जी रहे हैं जहां दशकों बाद कश्मीरी पंडितों के अत्याचार पर आंसू बहाने वाले मिल जाते हैं, लेकिन हर रोज उन्हीं आंसू बहाने वालों के घरों में आस पड़ोस में दलितों, आदिवासियों व महिलाओं पर जुल्म होते हैं और उनसे आह तक नहीं निकलती। ऐसे चरित्र के लोगों को क्या कहें। वैसे कश्मीरी पंडितों की तकलीफों को दूर करने की जगह उनके दर्द की मार्केटिंग करने वालों और अपने आसपास हो रहे जुल्मों से आंख फेर लेने वाले लोगों के चरित्र पर जीतन राम मांझी ने सीधे सवाल उठाए हैं। हालांकि जीतन राम मांझी के सवालों का कोई जवाब मिलेगा, इसकी उम्मीद तो नजर नहीं आती है, क्योंकि जहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी फिल्म के प्रमोशन में लग जाएं, तो फिर जवाब कौन देगा। फिल्मों पर सियासत इस देश में अब आम बात बन चुकी है। कभी किसी ऐतिहासिक किरदार पर बनी फिल्म को लेकर जाति या धर्म का बखेड़ा खड़ा हो जाता है, तो कभी सत्ताधारी दल को फायदा पहुंचाने के लिए बनी फिल्मों से सियासत तेज होती है। मोदी सरकार पर तो ये आरोप भी लगता रहा है कि मीडिया के बड़े वर्ग को सरकार ने अपने पाले में कर लिया है और अब फिल्मों के जरिए जनता की भावनाओं को भुनाने का खेल चल रहा है। द कश्मीर फाइल्स को लेकर भी ऐसे ही सवाल उठने लगे हैं। देश में एक वर्ग इस फिल्म को राजनीतिक एजेंडा बता रहा है। कई राजनीतिक दल इस फिल्म का विरोध भी कर रहे हैं। वहीं एक वर्ग फिल्म की जमकर तारीफ कर रहा है और कश्मीरी पंडितों के समर्थन में खड़ा होने की बात कर रहा है। खुद पीएम नरेंद्र मोदी इस फिल्म की तारीफ करते हुए विपक्ष पर हमला बोल बैठे। पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर घूमते हैं, वो पूरी जमात पिछले 5-6 दिनों से बौखला गई है। उन्होंने कहा कि फिल्म के तथ्यों, उसके आर्ट आदि के आधार पर विवेचना करने की जगह उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए मुहिम चलाई जा रही है और एक पूरा इकोसिस्टम इस काम में लग गया है। इस फिल्म को प्रमोट करने की कौन सी ऐसी राजनीतिक मजबूरी मोदी जी की रही होगी, ये समझ से परे है। वैसे इस फिल्म के कारण समाज में बेचैनी और तनाव बढ़ गया है, जिससे समाज में सौहार्द बिगड़ने का खतरा बढ़ गया है। इस खतरे से बचाने के लिए सरकार कौन सा सुरक्षा कवच देगी ये तो पता नहीं, मगर इस वक्त फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री को केंद्र सरकार की तरफ से वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। अब देश में विवेक अग्निहोत्री जहां भी जाएंगे, उनके साथ सीआरपीएफ के जवान मौजूद रहेंगे। तो विवेक अग्निहोत्री को दी गई ये सुरक्षा बतलाती है कि अपने चहेते फिल्मकारों की सुरक्षा की कितनी फिक्र सरकार को है। इससे पहले कंगना रनौत को भी सरकार Y+ सुरक्षा मुहैया करा चुकी है। देश के हर एक नागरिक को सुरक्षित रहने का अधिकार है, लेकिन इसी देश में बहुत से लोग केवल अपनी जाति, धर्म या विचारधारा के कारण ही रोज जान का खतरा झेलते हैं, लेकिन फिर भी जूझते हैं और जिंदा रहते हैं। मोदी जी इन लोगों को किस तरह की सुरक्षा उपलब्ध कराते हैं, ये देखना होगा। वैसे जिन्हें जान का खतरा सीधे सीधे नहीं है, वो लोग भी महंगाई या बेरोजगारी के खतरे से जूझ रहे हैं, मगर सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर रही है। इस पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर सवाल उठाए हैं। महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार सरकार को जगाने का काम करते रहे हैं। अभी एक बार फिर उन्होंने आगाह किया है कि महंगाई अभी और बढ़ेगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने केंद्र सरकार से कहा कि वो महंगाई से लोगों की रक्षा करे और तुरंत एक्शन ले। राहुल गांधी ने कहा कि महंगाई सभी भारतीयों पर एक टैक्स है। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने से पहले ही कीमतों में रिकॉर्ड वृद्धि ने गरीबों और मध्यम वर्ग की कमर तोड़ दी थी।
राहुल गांधी ने एक ट्वीट में लिखा, महंगाई और बढ़ेगी क्योंकि कच्चे तेल की कीमत प्रति बैरल $100 से अधिक है। खाद्य कीमतों में 22% का इजाफा होने की उम्मीद है। कोरोना ने ग्लोबल सप्लाई चेन को बाधित किया है। राहुल गांधी ने महंगाई बढ़ने को लेकर जो आशंका जाहिर की है वो कहीं से गलत नहीं है और पिछले हफ्ते ही सरकार के आंकड़े बताते हैं कि कच्चे तेल और गैर खाद्य वस्तुओं की कीमतों में इजाफा होने के कारण खुदरा मुद्रास्फीति फरवरी में 8 महीने के उच्चतम स्तर 6.07% पर पहुंच गई, जबकि थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति बढ़कर 13.11% हो गई। इन आंकड़ों से पता चलता है कि महंगाई दर बढ़ रही है, जबकि बचत की गुंजाइश कम होती जा रही है। इससे पहले भी राहुल गांधी ने एक ट्वीट में एफडी, पीपीएफ, ईपीएफ और महंगाई से जुड़े आंकड़े शेयर किए थे। उन्होंने लिखा था, एफडी 5.1%, पीपीएफ 7.1%, ईपीएफ 8.1%, खुदरा महंगाई दर 6.07% और थोक महंगाई दर 13.11% है। राहुल गांधी ने सवाल किया था, जनता को राहत देने की जिम्मेदारी क्या सरकार की नहीं है? तो राहुल गांधी तो सरकार से सीधा सरल सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन सरकार के पास इस बात का जवाब शायद है ही नहीं कि जनता को राहत देने की जिम्मेदारी वो क्यों नहीं उठा पा रही है। अपनी जवाबदेही से बचती मोदी सरकार के कारण ही आज भारत में न अच्छे दिन दिख रहे हैं, न खुशहाली नजर आ रही है। इस शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 ने देश में खुशहाली की पोल खोलकर रख दी है। इस सूची में भारत को 139वां स्थान मिला है, लेकिन उससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान 121वें स्थान पर है। जब लोगों के पास रोजगार ही नहीं होगा, कमाई के साधन नहीं होंगे और समाज में आर्थिक और सामाजिक खाई बढ़ेगी तो खुशहाली कहां से आएगी? लोगों की खुशहाली लौटाने की जगह मोदी जी फिल्म के प्रचार में लगे हैं और अपनी विभाजनकारी राजनीति में विपक्ष का नामो निशान न बचे ऐसी कोशिश कर रहे हैं। मोदी सरकार जब से केंद्र की सत्ता पर आई है तब से कांग्रेस मुक्त भारत का नारा जोर शोर से उठने लगा है। हालांकि देश अभी कांग्रेस मुक्त नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी की ये कोशिश ही लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, क्योंकि सरकार पर लगाम कसने के लिए मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है और इस वक्त ये काम कांग्रेस ही कर रही है। राहुल गांधी मोदी सरकार पर लगातार सवाल उठाते हैं, जबकि बाकी विपक्षी दल केवल अपना अपना स्वार्थ साधने में लगे हैं। इसका ताजा उदाहरण इन चुनावों में देखने को मिला, जहां बसपा बीजेपी के विरोध में तो दिखी, लेकिन असली विरोध कांग्रेस का किया। यही हाल टीएमसी ने गोवा में किया। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को हराने में सफलता हासिल कर ली, मगर अब आपकी नई सरकार का रवैया बीजेपी के पक्ष में दिखता है। पंजाब की सत्ता इस बार आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत मान के हाथ में है। मान खुद को सरदार भगत सिंह का बड़ा प्रशंसक और समर्थक बताते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी भगत सिंह के पैतृक गांव खटकर कला में ली। हालांकि भगत सिंह का जन्म लायलपुर के बंगा गांव में हुआ है, जो पाकिस्तान में है। खैर, भगवंत मान ने अपने कार्यालय में भगत सिंह और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर भी लगाई है, लेकिन भगत सिंह की जो तस्वीर लगाई है उस पर अब विवाद उठ रहा है। तस्वीर में भगत सिंह पीले रंग की पगड़ी में हैं, जबकि शोधकर्ताओं के मुताबिक सीएम दफ्तर में लगाई गई भगत सिंह की फोटो प्रामाणिक नहीं है, बल्कि केवल एक कल्पना है। दिल्ली के भगत सिंह रिसोर्स सेंटर के मानद सलाहकार और उन पर कई किताबें लिख चुके प्रोफेसर चमन लाल ने बताया कि हमने कई बार स्पष्ट किया है कि भगत सिंह ने कभी बसंती या केसरी पगड़ी नहीं पहनी, ये सब कल्पना है। प्रोफेसर चमन लाल ने बताया, हमारे पास भगत सिंह की केवल 4 ओरिजिनल तस्वीरें हैं। एक तस्वीर में वो जेल में खुले बालों में बैठे हैं, दूसरी फोटो में वो टोपी पहने हुए हैं और अन्य 2 तस्वीरों में भगत सिंह सफेद पगड़ी में दिखाई दे रहे हैं। तो भगत सिंह की हैट यानी गोल टोपी वाली तस्वीर ही अब तक सबसे अधिक चलन में रही है, लेकिन अब उन्हें पीली पगड़ी में दिखाया जाने लगा है। इसके पीछे की राजनीति समझना मुश्किल नहीं है। राजनीति में कई बार महापुरुषों के सहारे रणनीतियां बनाई जाती हैं, जैसे मोदी जी ने कांग्रेस के सरदार पटेल पर अपना हक जताने के लिए उनकी आसमान छूती मूर्ति बनाई, और भी कई विशालकाय मूर्तियां मोदी सरकार में लगी हैं। अब बीजेपी के विरोध का दम भरने वाली आम आदमी पार्टी भी मोदी जी की राह पर चलती हुई दिख रही है। पंजाब चुनाव के नतीजों से पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पार्टी के मुख्यमंत्री पद के चेहरे भगवंत मान ने ऐलान किया था कि अगर सत्ता पार्टी को मिलेगी तो मुख्यमंत्री की फोटो लगाने की परंपरा से अलग हटकर भगत सिंह और डॉक्टर BR अंबेडकर की तस्वीरें अपने अपने सरकारी कार्यालयों में लगाई जाएंगी। अच्छी बात है कि शहीद आजम भगत सिंह और संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीरें मुख्यमंत्री कार्यालय
संग्रहालय में लगें, लेकिन क्या यह जरूरी था कि इसके लिए भगत सिंह की पहचान को नए तरीके से दिखाया जाए? और सवाल यह भी है कि क्या इन दो महापुरुषों की तस्वीर के साथ गांधी जी की तस्वीर को दीवार की जगह नहीं मिलनी चाहिए थी? यानी कि गांधी जी की तस्वीर को दीवार पर जगह नहीं मिलनी चाहिए थी। अरविंद केजरीवाल ने अन्ना आंदोलन के वक्त तो गांधी जी का खूब गुणगान किया था, अन्ना खुद राजघाट आते थे, तो फिर अब आप यानी आम आदमी पार्टी की सरकार में गांधी जी की तस्वीर को जगह क्यों नहीं दी गई है? क्या आम आदमी पार्टी वाकई बीजेपी की बी टीम है? जिस तरह बीजेपी ने गांधी जी की विचारधारा को केवल स्वच्छता अभियान की तक ही सीमित रख दिया और सीमित रखने की कोशिश की है, क्या वही राजनीति आम आदमी पार्टी नहीं कर रही है? क्या इस देश में गांधी जी या इस देश को गांधी जी से मुक्त बनाने की कोई नई साजिश नहीं चल रही है? अगर ऐसा है तो यह साजिश कभी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि गांधी जी को याद रखने के लिए देश उनकी तस्वीर का मोहताज नहीं है। खैर, शायर अनवर दहलवी ने ठीक ही फरमाया है कि किस सोच में है आईने को आप देखकर, किस सोच में है आईने को आप देखकर, मेरी तरफ तो देखिए सरकार क्या हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।